मरीना बीच पर द्रविड़ राजनीति से जुड़े बड़े चेहरों की समाधि है। डीएमके करुणानिधि की समाधि मरीना बीच बनाने की बात कर रही थी। आखिर मरीना बीच का तमिलनाडु की राजनीति में क्या महत्व है और आखिर करुणानिधि को क्यों दफनाया गया वहां, ये देखिए। 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि का पार्थिव शरीर मरीना बीच पर उनकी राजनीतिक गुरु अन्नादुरई की समाधि के पास ही दफनाने के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाया। फैसले की खबर सुनते ही करुणानिधि के परिवार के लोग और उनके समर्थक फूट फूट कर रोने लगे। करुणानिधि के बेटे एम के स्टालिन, अलागिरी कनिमोजी तीनों की आंखों में आंसू भर आए। राजाजी हॉल के बाहर समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी भी की। मरीना बीच की ही मांग क्यों हो रही थी? चेन्नई की मरीना बीच महज एक बीच नहीं बल्कि दक्षिण में द्रविड़ की राजनीति में इस जगह का खास महत्व है। ये बीच दिग्गज द्रविड़ राजनेताओं की समाधि के लिए जाना जाता है। मरीना बीच वो जगह है जो द्रविड़ राजनीति का इतिहास बयां करती है। इस जगह पर द्रविड़ राजनीति के 3 सबसे बड़े नेताओं की समाधि है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक सीएन अन्नादुरई की समाधि भी मरीना बीच पर है। अन्नादुरई के बाद दक्षिण के बड़े नेता एमजीआर को मरीना बीच पर ही जगह दी गई और हाल ही के दिनों में एमजीआर की राजनीतिक धरोहर संभालने वाली जयललिता को मरीना बीच पर समाधि दी गई। ऐसे में भारतीय राजनीति को 61 साल देने वाले एम करुणानिधि के लिए भी उनके समर्थक मरीना बीच पर समाधि की मांग कर रहे थे। हालांकि ये जानना भी बेहद जरूरी है कि द्रविड़ आंदोलन के जनक पेरियार की समाधि मरीना बीच पर नहीं बनाई गई है। चेन्नई के दूसरे इलाके को पेरियार के लिए चुना गया, जो आज पेरियार थिडाल के नाम से जाना जाता है। करुणानिधि को क्यों दफनाया? दरअसल जयललिता के निधन के समय ये सवाल जोर शोर से उठा था कि जयललिता का दाह संस्कार क्यों नहीं किया गया। सबसे बड़ी वजह जयललिता का द्रविड़ मूवमेंट से जुड़ा होना था। द्रविड़ आंदोलन हिंदू धर्म के किसी ब्राह्मणवादी परंपरा और रस्म में यकीन नहीं रखता है। इसकी नींव ब्राह्मणवाद के विरोध के लिए पड़ी थी। चूंकि करुणानिधि भी इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, इसलिए उन्हें भी दफनाया गया। सामान्य हिंदू परंपरा के खिलाफ द्रविड़ मूवमेंट से जुड़े नेता अपने नाम के साथ जाति सूचक टाइटल का भी इस्तेमाल नहीं करते। जयललिता से पहले एमजी रामचंद्रन को भी दफनाया गया था। उनकी कब्र के पास ही द्रविड़ आंदोलन के बड़े नेता और डीएमके के संस्थापक अन्नादुरई की भी कब्र है। अन्नादुरई तमिलनाडु के पहले द्रविड़ मुख्यमंत्री थे और करुणानिधि अन्नादुरई को राजनीतिक गुरु मानते थे। करुणानिधि भी इसी द्रविड़ विचारधारा के मानने वाले थे, लिहाजा उसी विचारधारा के अनुसार करुणानिधि को भी मरीना बीच पर दफनाया गया। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। करुणानिधि के निधन पर बेटे स्टालिन ने एक भावुक चिट्ठी लिखी है, जिसे पढ़कर हर कोई भावुक हो गया। इस चिट्ठी में स्टालिन लिख रहे हैं कि क्या एक बार मैं आपको अप्पा बुला सकता हूं?
14 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखने वाले 80 साल से राजनीति में सक्रिय 5 बार मुख्यमंत्री रहे मंझे हुए लेखक एम करुणानिधि इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। देखिए करुणानिधि के जीवन का ये सफर। तमिलनाडु की राजनीति का एक बड़ा स्तंभ रहे मुथवेल करुणानिधि दुनिया को अलविदा कह गए और अपने पीछे छोड़ गए एक ऐसा इतिहास जो राज्य कभी नहीं भुला पाएगा। जब उन्होंने साल 2006 में राज्य के सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला था, तब ये बात सभी को पता लग गई थी कि कलाइनार को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, भले ही उम्र कम पड़ जाए। तमिलनाडु ही नहीं बल्कि देश की सियासत में भी कद्दावर नेता एम करुणानिधि का एक अलग प्रभाव और दबदबा रहा है। उन्होंने फिल्मों में पटकथा लेखन से अपना करियर शुरू किया। हालांकि फिल्मों की दुनिया उन्हें ज्यादा दिनों तक रास नहीं आई। बाद में उन्होंने राजनीति में आने का निर्णय लिया और राज्य की मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। करुणानिधि का जन्म 3 जून 1924 को तमिलनाडु के नागपट्टिनम के तिरुकुभलई में हुआ था। करुणानिधि ईसाई समुदाय से थे। ऐसे आए राजनीति में। करुणानिधि ने ईवी रामास्वामी पेरियार के द्रविड़ आंदोलन के प्रचार में अहम भूमिका अदा की। करुणानिधि ने द्रविड़ आंदोलन की विचारधाराओं का समर्थन किया। आगे चलकर उनका परिचय तमिल फिल्म जगत के 2 प्रमुख अभिनेताओं शिवाजी गणेशन और एसएस राजेंद्रन से हुआ। करुणानिधि ने सामाजिक बदलाव की कहानियों को फिल्मी पर्दे पर उतारा। विधवा पुनर्विवाह, अस्पृश्यता का उन्मूलन, आत्मसम्मान विवाह, जमींदारी का उन्मूलन और धार्मिक पाखंड के मुद्दे उनकी फिल्मों का मुख्य केंद्र रहे। राजनीति में प्रवेश। करुणानिधि का राजनीति की ओर रुझान तो बचपन से ही था और उन्हें 14 साल की उम्र से ही राजनीति रास आने लगी। लेकिन राजनीति में प्रवेश स्टिस पार्टी के अलगिरी स्वामी के एक भाषण से प्रेरित होकर हुआ। उन्होंने अपने इलाके के स्थानीय युवाओं के लिए एक संगठन की स्थापना की और बाद में मनावर नेशन नाम का एक हाथ से लिखा अखबार भी चलाया। बाद में उन्होंने तमिलनाडु तमिल मनावर मंदिरम नामक एक छात्र संगठन की स्थापना की, जो द्रविड़ आंदोलन का पहला छात्र विंग था। 1957 में पहली बार बने विधायक। करुणानिधि सन 1957 में पहली बार विधायक बने। तिरुचिरापल्ली जिले के कुलिथालाई से जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसी के साथ उन्होंने तमिलनाडु की सियासत में प्रवेश किया। इसके बाद 1961 में डीएमके कोषाध्यक्ष बने और 1962 में राज्य विधानसभा में विपक्ष के उपनेता बने और 1967 में जब डीएमके सत्ता में आई तब वो पहली बार मंत्री बने। उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब 1969 में डीएमके के संस्थापक अन्नादुरई की मौत हो गई और वो अन्नादुरई के बाद न केवल डीएमके का केवल चेहरा बने बल्कि पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बने। 5 बार रहे मुख्यमंत्री। करुणानिधि 5 बार 1969 से 71, 1971 से 76, 89 से 91, 96 से 2001 और 2006 से 2011 तक मुख्यमंत्री रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने 2004 के लोकसभा चुनावों में तमिलनाडु और पुडुचेरी में डीएमके के नेतृत्व वाली डीपीए का नेतृत्व किया और लोकसभा की सभी 40 सीटों को जीत लिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने डीएमके द्वारा जीती गई सीटों की संख्या को 16 से बढ़ाकर 18 कर दिया और तमिलनाडु और पुडुचेरी में यूपीए का नेतृत्व कर बहुत छोटे गठबंधन के बावजूद 28 सीटों पर विजय प्राप्त की। करुणानिधि को उनके समर्थक कलाइनार कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब तमिल भाषा में अर्थ कला का विद्वान होता है। उतार चढ़ाव वाला रहा निजी जीवन। करुणानिधि का निजी जीवन भी बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा। करुणानिधि ने 3 बार शादी की। उनकी 3 पत्नियां रहीं। करुणानिधि पर आरोप है कि करुणानिधि मुख्यमंत्री रहते हुए अपने पुत्र स्टालिन को 1989 और 96 में चुनावी जंग में उतारा और जितवाया। हालांकि स्टालिन को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। यही नहीं, करुणानिधि पर यह भी आरोप है कि उन्होंने पार्टी का चेहरा स्टालिन को बनाने के लिए वाइको जैसे सहयोगी को पार्टी से बाहर निकालने के लिए मजबूर किया। 10 अगस्त 1942 को एम करुणानिधि ने प्रतिष्ठित तमिल अखबार मुरासोली की स्थापना की थी। अखबार ने नाम के साथ सबसे ऊपर तमिलनाडु का मशहूर खेल जलीकट्टू की तस्वीर छपी रहती है। इसके नीचे संदेश लिखा रहता है, अगर हम ना रहे तो भी तमिल संस्कृति को जिंदा रहने दे। करुणानिधि को साहित्य, पटकथा लेखन, राजनीतिक व्याख्यान और पत्रकारिता में महारत हासिल थी। उनके जीवन की यात्रा के हर पहलू राजनीतिक थे।
उन्होंने अपनी पहली फिल्म अभिमन्यु की पटकथा सिर्फ 24 साल की उम्र में लिखी थी। इस फिल्म में एमजी रामचंद्रन सपोर्टिंग रोल में थे। मंजे हुए लेखक थे करुणानिधि। बताया जाता है कि करुणानिधि ने द्रविड़ राजनीतिक विचारों को अपनी फिल्म पराशक्ति के जरिए आम तमिल जनता तक पहुंचाया। ये फिल्म तमिलनाडु के सिनेमा के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसने राजनीति पर तो असर डाला ही, करुणानिधि ने दर्शकों को 2 मंजे हुए सुपरस्टार्स भी दिए। ये थे शिवाजी गणेशन और एसएस राजेंद्रन। इस फिल्म का नेचर लोगों को उकसाने वाला लगा। इसे देखते हुए कांग्रेस ने फिल्म को बैन करने की मांग की। राजनीतिक विवादों की वजह से रिलीज के कुछ दिन बाद फिल्म पराशक्ति को बैन कर दिया गया। बाद में ये फिल्म 1952 में रिलीज की गई। बता दें आपको, द्रविड़ राजनीति ब्रह्मांडवाद के खिलाफ खड़ी हुई थी। द्रविड़ राजनीति धार्मिक और जातीय आडंबर के खिलाफ थी। 10वीं ड्रॉप आउट थे करुणानिधि। खुद करुणानिधि 10वीं ड्रॉप आउट थे, लेकिन उन्होंने अपनी कलम की धार से पूरी दक्षिण की राजनीति का समीकरण बदल दिया। राजनीति में सफल करियर के साथ वो राइटिंग में भी काफी सक्रिय थे, लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं रही। जैसे जैसे उनकी फिल्में और प्ले पॉपुलर होने लगे, वैसे वैसे उन्हें सेंसरशिप का भी सामना करना पड़ा। 1950 के दशक में उनके 2 प्ले बैन कर दिए गए। करुणानिधि का राजनीतिक प्रभाव केवल उनके राज्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनकी ताकत की धमक राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में सत्ता के गलियारों तक थी। और इसी के बल पर उन्होंने कभी कांग्रेस के साथ तो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन करके उसे सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि इसके लिए उन्हें कटु आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। आलोचकों ने उन्हें मौका परस्त तक कह दिया। विवादों से भी रहा है गहरा नाता। अपनी निजी जिंदगी से लेकर राजनीति में भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों के चलते करुणानिधि विवादों से घिरे रहे। जयललिता के साथ उनकी दुश्मनी भी उनके राजनीतिक सफर के साथ चलती रही। इसके बाद भी वो न सिर्फ तमिल राजनीति बल्कि देश की मुख्य धारा की राजनीति का भी हिस्सा रहे। राम सेतु पर बयान। सितंबर 2007 में करुणानिधि ने कहा था, ये राम कौन है? ये कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करके सिविल इंजीनियर बने? इन्होंने सेतु कब बनाया? क्या इसका कोई प्रमाण है? उनके बयान ने बड़ा बवाल मचा दिया। लिट्टे के साथ संबंध। राजीव गांधी की हत्या के मामले की जांच करने वाले जस्टिस जैन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में करुणानिधि पर आरोप लगाया था कि उन्होंने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी लिट्टे की मदद की। वंशवाद के हिमायती। तमिलनाडु की राजनीति में करुणानिधि का कद बहुत बड़ा था। इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने सगे संबंधियों के लिए राजनीति के रास्ते खोले। उनके विरोधी और उन्हीं की पार्टी के कई नेताओं ने उनके खिलाफ आरोप लगाया कि उन्होंने अपने बेटे एमके स्टालिन को पार्टी में आगे बढ़ाया। विधानसभा में जयललिता का अपमान। ये तमिलनाडु की राजनीति की सबसे शर्मनाक घटना है। 25 मार्च 1989 को तमिलनाडु विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री करुणानिधि बजट पेश करने वाले थे। सभा में जयललिता विपक्ष की नेता के तौर पर मौजूद थी। दोनों पार्टियों के बीच खींचतान लंबे समय से चल रही थी। विधानसभा में दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। इसी दौरान करुणानिधि की पार्टी डीएमके के नेताओं ने उनकी साड़ी पकड़कर ऐसे खींची कि वो फट गई। जयललिता ने आरोप लगाया था कि उन पर वार भी किया गया। करुणानिधि के निधन के बाद तमिलनाडु की राजनीति का दूसरा युग खत्म हो गया। उनके समर्थकों में शोक की लहर है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। करुणानिधि सिर्फ दक्षिण भारत की राजनीति में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक अलग मुकाम और दबदबा रखते हैं। करुणानिधि की उंगलियों पर नाचती थी हिंदुस्तान के 5 प्रधानमंत्रियों की तकदीर। करुणानिधि का राजनीतिक जीवन भी अपने आप में किसी मिसाल से कम नहीं है। तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रहे करुणानिधि की दिल्ली के दरबार में भी अच्छी खासी धमक रही। वो ऐसे ही दिग्गज थे जिनकी उंगलियों पर 5-5 प्रधानमंत्रियों की तकदीर नाचती रही। उनकी राजनीतिक यात्रा बेमिसाल रही। मील के कई पत्थर करुणानिधि के नाम दर्ज हैं। 5-5 प्रधानमंत्रियों की तकदीर करुणानिधि के इशारे पर रही। साल 1989 में वीपी सिंह ने डीएमके के समर्थन में सरकार बनाई थी। डीएमके वीपी सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल हुई। साल 1996 में देवेगौड़ा की सरकार रही हो या 1997 की गुजरात सरकार, उन सरकारों की किस्मत की एक डोर करुणानिधि ने संभाल रखी थी। साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी
तो सरकार के लिए भी करुणानिधि संकट मोचक बनकर उभरे। इसके बाद साल 2004 में मनमोहन सिंह आए तो गठबंधन की एक गांठ खोलने और बांधने में करुणानिधि का बड़ा हाथ रहा। केंद्र की राजनीति में दबदबा रखते थे करुणानिधि। किंग मेकर की निभाई भूमिका। वो राजनीति की ऐसी धुरी थे जो क्षेत्रीय नेता होने के बावजूद हमेशा केंद्र की सत्ता में दखल रखते। क्षेत्रीय नेता होते हुए भी एम करुणानिधि ने केंद्र की राजनीति में हमेशा अपना दखल और प्रभाव रखा। 1969 में इंदिरा गांधी ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला किया तो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को उनका यह कदम पसंद नहीं आया। ऐसे में करुणानिधि ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया। खास बात ये रही कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करने वाले करुणानिधि पहले मुख्यमंत्री थे। इस कदम ने कांग्रेस और डीएमके के बीच की दूरियों को कम कर दिया। 1969 में कांग्रेस के आधिकारिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के खिलाफ इंदिरा गांधी ने जब अपना दावेदार खड़ा किया तो करुणानिधि उनके समर्थन में आए। वीवी गिरी के राष्ट्रपति पद की दावेदारी पर सहमति बनाने के लिए उन्होंने पंजाब और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की। करुणानिधि ने 1975 में आपातकाल का विरोध किया जो उनको जेपी के करीब लाया। आपातकाल के बाद की उनकी राजनीतिक सक्रियता जनता पार्टी के उदय में काफी सहायक साबित हुई, लेकिन बाद में अंदरूनी कलह के कारण वापस कांग्रेस में लौटे। करुणानिधि के संबंध विपक्षी नेताओं से काफी अच्छे थे। साल 1985 में श्रीलंकाई तमिलों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए वो टेसा के बैनर तले एनटी रामाराव और अटल बिहारी वाजपेयी को एक साथ लाने में सफल रहे। केंद्र की राजनीति में वीपी सिंह बोफोर्स का मुद्दा उठाकर जब राजीव गांधी से अलग हुए तो करुणानिधि ने उनका समर्थन किया। करुणानिधि ने वीपी सिंह की अगुवाई में नेशनल फ्रंट की सरकार बनवाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी और इसमें वो कामयाब भी हुए। कहा जाता है कि वीपी सिंह की उनकी निकटता मंडल आयोग को लागू कराने और कावेरी ट्रिब्यूनल के गठन में प्रभावी रही। यूपीए की सरकार में करुणानिधि और डीएमके की तूती बोलती थी। एक समय यूपीए की सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री डीएमके के थे, लेकिन 2G घोटाले में डीएमके के मंत्री ए राजा के फंसने के बाद कांग्रेस और डीएमके के बीच दूरियां बढ़ने लगी। मार्च 2013 में डीएमके यूपीए सरकार से अलग हो गई। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। और क्या आप जानते हैं कि एम करुणानिधि हिंदी के दुश्मन थे। कई दशक तक तमिलनाडु की जनता के दिलों पर राज करने वाला नेता दशकों तक उत्तर भारत के लोगों की आलोचना का पात्र भी रहा। आधुनिक तमिलनाडु के शिल्पकार, द्रविड़ राजनीति के पुरोधा, पूर्व मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कशगम चीफ एम करुणानिधि ने मंगलवार को आखिरी सांस ली। 3 जून 1924 को तमिलनाडु के एक निम्न वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाले इस करिश्माई नेता ने बेहद कम उम्र में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। ईवी रामासामी पेरियार की विचारधारा से प्रभावित करुणानिधि आधुनिक तमिलनाडु के शिल्पकार माने जाते हैं। राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई ऐसे काम किए जो किसी भी नेता के लिए मिसाल से कम नहीं है। हालांकि कई दशक तक तमिलनाडु की जनता के दिलों पर राज करने वाला नेता दशकों तक उत्तर भारत के लोगों की आलोचना का पात्र भी रहा है। ऐसा हिंदी को लेकर उनके हट और विरोध की वजह से रहा। गौर से देखें तो राजनीति में करुणानिधि का उदय और शिखर पर पहुंचना भाषा विरोध के नाम पर पनपी राजनीति से ही हुआ। जब करुणानिधि बड़े हो रहे थे, तमिल समाज में असमानता, जातीय भेदभाव और धार्मिक पाखंड के खिलाफ पेरियार की राजनीति मजबूत हो रही थी। तमिलनाडु में पेरियार ने एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन खड़ा कर दिया था। ये आंदोलन ब्राह्मणवाद के कर्मकांड और धार्मिक पाखंड के खिलाफ था। 1937 में गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के अनिवार्य शिक्षण लागू करने की योजना थी। हालांकि अहिंदी क्षेत्रों में इसका जमकर विरोध हो रहा था। खासकर दक्षिण के राज्य अपने आशियाने में किसी दूसरी भाषा को प्रश्रय देने की बात पचा नहीं पा रहे थे। इनमें तमिलनाडु सबसे आगे था। तमिलनाडु में हिंदी शिक्षण को तमिल पर किसी दूसरी भाषा को थोपने की तरह लिया गया। इसे तमिल अस्मिता से भी जोड़ा गया। उस वक्त पेरियार ने इसका तार्किक विरोध किया। तब पेरियार के कई युवा अनुयायी भी हिंदी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इनमें से करुणानिधि भी एक थे। वो कल्लाकुडी में युवाओं का नेतृत्व कर रहे थे।
इसके लिए उन्होंने युवाओं का एक संगठन भी खड़ा किया। कुछ लोग इसे द्रविड़ राजनीति का पहला छात्र संगठन भी मानते हैं। उस वक्त उनकी उम्र महज 14 साल की थी। आंदोलन के दौरान हिंसा की वजह से करुणानिधि को गिरफ्तार भी किया गया। इस आंदोलन के बाद करुणानिधि ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने फिल्मी पटकथाओं और नाटकों के लेखन में द्रविड़ राजनीति के सिद्धांतों का जमकर इस्तेमाल किया। करुणानिधि लोगों के दिलों में राज करने लगे। बाद में वो विधानसभा भी पहुंचे। निधन तक अपने जीवन काल में करुणानिधि ने कोई चुनाव नहीं हारा। आजादी के बाद भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी। 60 के दशक में इसके खिलाफ और समर्थन में देशव्यापी आंदोलन खड़ा हुआ। गैर हिंदी भाषी राज्यों, खासकर तमिलनाडु में हिंदी के विरोध का आंदोलन बहुत व्यापक और हिंसक हो चुका था और विरोध करने वालों में सबसे आगे करुणानिधि और उनका परिवार था। वो कई बार अलग थलग भी पड़े और व्यापक आलोचनाएं भी झेली, लेकिन उन्होंने हिंदी से कभी भी समझौता नहीं किया। अंतिम दिनों तक करुणानिधि हिंदी का विरोध करते रहे। जब भी मौका मिला खुलकर हिंदी के विरोध में रहे। राजनीतिक व्यक्तित्व के इस पहलू की वजह से हिंदी भाषी राज्यों में कभी भी लोगों ने करुणानिधि को उनके पूरे स्वरूप के साथ स्वीकार नहीं किया। वो जितना हिंदी विरोधी रहे, राष्ट्रीय राजनीति की शीर्ष पंक्ति में आने के बावजूद हिंदी पट्टी ने भी उनका उतना ही विरोध किया। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। अपने आप में करुणानिधि एक युग थे जिसका अंत हो गया। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर हो।